9, question number 17. What journal entries will be passed for the following transaction on the dissolution of a firm if sundry assets and outer liabilities have already been transferred to realization account? First is stock worth rupees 7,000 is taken over by partner B for rupees 6,000. Stock taken over by partner इसकी एंट्रीज 4-6 बनती है अगर लॉजिकली करें, बाकी सारी उसमें से निकल जाती है एंट्रीज। ये एंट्री है स्टॉक का, ऐसी सारी एंट्रीज आपने सोच लेना किस चीज की एंट्री बन रही है। एसेट टेकन ओवर, यस बोलिए। 6,000, यस। पहली बात है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कर दीजिए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री बननी है। तो स्टॉक बोला आपने, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइज, स्टॉक नहीं आना। एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर एक बार हो गई, उसके बाद खत्म हो गई। पार्टनर्स कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वैल्यू कौन सी आएगी? एट अ प्राइस व्हिच हैज बीन एट व्हिच द एसेट हैज बीन टेकन ओवर, दैट इज रुपीस 6,000। 7,000 से ट्रांसफर किया होगा पहले, आज वो 6 पे ले रहा है, तो 6 से एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 800 वर पेड बाय पार्टनर ए। दिस इज द केस ऑफ पेड बाय पार्टनर बोर्न बाय फर्म, बिजनेस ने बियर करते हैं। एक्सपेंसेस के बारे में ना बताया गया हो, आज भी बोर्न बाय द फर्म। पेमेंट के बारे में ना बताया गया हो, जिसने बियर करने हैं उसने ही पे किए हैं। अब यहाँ पेमेंट के बारे में बताया है, बेयरिंग के बारे में तो नहीं बताया। इट मीन एक्सपेंसेस किसके हैं? फर्म के हैं। पार्टनर ने पे कर दिए, फर्म ने बियर करने थे, रिलेशन अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुलेगा, एंड विल बी डेबिटेड ऑफ कोर्स बिकॉज़ एक्सपेंसेस टू पार्टनर। टू कैश नहीं करेंगे बिकॉज़ हमारा कैश नहीं कम हो रहा, पार्टनर हमारा कैरेक्टर बन रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, एंड विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो आपने पार्टनर का नाम दिया हो तो अपने एज कैपिटल बीज कैपिटल लिख के आना है, पार्टनर कैपिटल में लिख के आना। देन दिस इज सीज लोन फॉर रुपीस 9,000 इज पेड बाय पार्टनर सी। किस चीज की एंट्री बनती है? ड्यूरेशन बताओ पहले, ड्यूरेशन पहले बता दो, एंट्री अपने आप जा रहा है। किस चीज की एंट्री है? यस लायबिलिटी टेकन ओवर पार्टनर, है ना? लायबिलिटी, ठीक है आपकी बात। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, अब इसकी एंट्री क्या होती है सोच के देखिए। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो रिलेशन को डेबिट टू सीज कैपिटल। यहाँ बेसिस सी का नाम नहीं आएगा बिकॉज़ आउटसाइडर लायबिलिटी है और ये ऑलरेडी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। देन इट्स डी, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर इज सोल्ड फॉर 2,500। सोल्ड फॉर, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एंट्री सेम होती है। यस नो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट सोल्ड की एंट्री चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, वो सेम रहती है। एसेट सोल्ड, एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड टेकन ओवर बाय पार्टनर की एंट्री भी सेम रहती है। रिकॉर्डेड में और अनरिकॉर्डेड में एक भी फर्क नहीं, बिल्कुल एक फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। वो फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बाय प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक ही डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एनीबॉडी? बोले हमने किया हुआ है, आपने सारे सम्स किए हैं, एक सम में कितने पॉइंट आया ये वाला नया है, कुछ पूछ रहा हूं। मे भी क्वेश्चन समझ में आया है, मे भी क्वेश्चन समझ में आया है मेरा। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, रिकॉर्डेड एसेट में और अनरिकॉर्डेड एसेट में एक ही डिफरेंस है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सारी ट्रीटमेंट्स सेम है, एक ही डिफरेंस है। बस क्या डिफरेंस है? ट्रांसफर। रिकॉर्डेड को हम ट्रांसफर करते हैं, अनरिकॉर्डेड को हम ट्रांसफर नहीं करते। उसके बाद एसेट को सेल कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, दोनों की सेम एंट्री है। एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, दोनों की सेम एंट्री है। एसेट को कोई आउटसाइडर लायबिलिटी लेके जा रही है, दोनों की सेम एंट्री है। ये ठीक है? मेरी बात नहीं समझ आ रही? नहीं, अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड लायबिलिटी को कोई मतलब एसेट को लायबिलिटी मतलब ले जा, मतलब क्रेडिटर वगैरह ले जा। हां, तो दोनों की एंट्री सेम है? नहीं सेम, डिफरेंट है। सेम है, दोनों की एंट्री नहीं होती। सेम है लेकिन एंट्री नहीं होती। व्हेनेवर एनी लायबिलिटी टेक्स ओवर द एसेट, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, है ना? चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। देन है आपका पॉइंट नंबर ई,
Profit on realization is to be distributed among A, B and C in their ratio. Yes. आप हाथ में करो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, चलो प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट और रियलाइजेशन की रीवैल्यूएशन वो ट्रांसफर करते हैं। लेक्चर से करके देख लो, व्हेन यू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ आता है, किससे लगता है प्रॉफिट, उसकी एंट्री कर दो। कर दो, यस सर करिए कैसे करके, इसका भी ऐसी बिकॉज पार्टनर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होनी है इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन का डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर यहाँ कौन कौन से हैं, ए बी सी। ए में कितना आएगा 9000, बी में 6 and 3, उसमें सी 9, 6 and 3000। ठीक है ये बात। एक मैंने दो बातें आपको बतानी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपका जब एग्जाम होगा आपने कई बार ये बात कही है, जर्नल और लेजर के फॉर्मेट्स आपने ड्रॉ करके आगे, याद है सर? सीबीएसई वालों ने भी फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट दे दी है सीबीएसई। फॉर्मेट बना हुआ आपके पास शीट में आएगा, जैसे मैथ्स में ग्राफ आते थे, एसएस में मैथ शीट में आता था। ठीक है, ऐसे ही आपको जर्नल और लेजर के फॉर्मेट्स बने हुए आएंगे। पेज नंबर 17 से लेकर 24 तक आपकी शीट का जो पेज नंबर है, जर्नल का फॉर्म बना होगा वहाँ पे ऑलरेडी बना होगा, और 25 से लेकर 32 तक लेजर के फॉर्मेट्स बने हुए हैं। जो आपने जर्नल और लेजर के क्वेश्चन करने हैं वहाँ करने हैं, उसमें करने हैं प्रेफरेबली। अगर टाइम है आपके पास तो बना लीजिए, अदरवाइज प्रेफरेबली वहाँ करना। कि जब बना के दे दिया है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, आपने देखा होगा बहुत टाइम ले रहा था ये आपका जर्नल लेजर का फॉर्मेट, है ना। बाकी का नहीं बनना, कैश फ्लो का नहीं बनना, किसी और का नहीं बनना, कंपैरेटिव कॉमन सेंस का नहीं बनना, सिर्फ जर्नल और लेजर की, बिकॉज ज़्यादा यही आएंगे। ज़्यादा आप शेयर कैपिटल देख लो, आप डिबेंचर्स देख लो, वहाँ पे आपको जर्नल जो है वो बनाना पड़ता है ना, और बैलेंस में पार्टनरशिप में लेजर बनाना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, उसके फॉर्मेट पहले ही बन के आएंगे, आप वहाँ उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, देन एक बात ये, एक दूसरी बात और, हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज एंड कॉल्स इन एडवांस कर रहे थे, उसको कराया था, याद है? कॉल्स इन एरिया पे इंटरेस्ट कितना है, याद है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियाज एंड कॉल इन एडवांस कितना लिखवाया था मैंने? कॉल इन एरिया पे 5% पर एनम, एडवांस पे 6, ये 5, 6 नहीं है, ये 10 and 12, इसको ठीक करें। एंड पर एनम नहीं है, 10% पर एनम एंड 12% पर एनम। कॉल इन एरियाज पे लॉजिक वही याद रखने का जो लॉजिक था ना, वो दोबारा यही है। कॉल इन एरिया पे जो इंटरेस्ट कंपनी ने चार्ज करना है वो 10% है, एडवांस पे जो कंपनी ने देना है शेयर होल्डर्स को वो 12% और पर एनम है ये। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना आ जाता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ही आप निकालोगे। इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला वही PRD अपॉन 100 है, वो सही लगेगा, ये ठीक करेगा। आपके सिलेबस में इसकी एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है आपके सिलेबस में। इंटरेस्ट की परसेंटेज पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट बता दीजिए कितना निकलता है इसका, बस एंट्री की आपके सिलेबस में। ठीक है, ये दो बातें दी जाने वाली आपको। देन है क्वेश्चन नंबर 18। Ajay, Vinod and Chandra entered into partnership on 1st April 19 with a capital of ₹3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. In addition to capital, Chandra had advanced a loan of ₹1 lakh. Since they had no agreement to write them, they faced following issues during and at the end of the year. Number 1 is Ajay wanted interest on capital to be provided at 8% per annum, but Vinod and Chandra didn't agree. नीचे पूछा है उसने, you are required to just and help them resolve these issues. आपने बताना है करना क्या है, वो तुम्हारी किया हुआ है कुछ नहीं वाला। पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर उसमें यही है, इसलिए नो इंटरेस्ट, सजेस्ट एंड हेल्प देम रिजॉल्व दीज इश्यूज। नो इंटरेस्ट, व्हाई नो इंटरेस्ट? बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट देयर, इन दैट केस नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, Chandra wanted that interest on loan be paid to him at rate 10% per annum, but Ajay and Vinod wanted to pay 5% per annum. Who is right? No one is right. No one is right because वो 10 मांग रहा है, वो 5 दे रहे हैं। एक्चुअल रेट क्या होता है? 6%।
Then Ajay and Vinod demanded to share profits in the ratio of their capital contribution. Chandra is not in agreement with this proposal. Equal हो जाएगा again because no agreement is there. And last is Vinod being working partner demands a lump sum amount of rupees 40,000 as remuneration for which other partners are not in agreement. अब लाइन वहाँ पूरी पढ़ लेना, हमने क्वेश्चन किया वहाँ उसने कहा था कि they agree. If they agree then hardly there is problem. है ही प्रॉब्लम कोई भी जब पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर में डिस्प्यूट आ गया आपके ऊपर केस तब पड़ना है, आपके पास बात तब पहुंचनी है. पार्टनरशिप डीड नहीं है सपोज वो कहते हैं मेरे को सैलरी दो, बाकी कहते हैं कि ले लो, हमें क्या प्रॉब्लम, उनका पैसा जैसे मर्जी हो, आपके ऊपर तब बात आनी है. इंडियन रीजन पार्टनरशिप एक्ट की रीजन तब होंगी अप्लाई अगर डिस्प्यूट हो गया तब. अगर वो कहते हैं एग्री कर रहे हैं फिर हमें क्या प्रॉब्लम. ठीक. सो यहाँ पे क्या होगा, no remuneration, no payment of salary will be given. That is question number 19. Convert the following receipts and payment account of Madras Nursing Society for the year 30th June 20 into an income and expenditure account. Receipt side balance at bank to subscription to fees from non-members, municipal grant donation to building fund and interest. Municipal grant कहाँ आएगी ये? बैलेंस शीट में क्यों? स्पेसिफिक है, कहाँ लिखते हैं स्पेसिफिक? किसने कहा स्पेसिफिक है? एडजस्टमेंट तो पहले पढ़ लिया आपने, वैसे वहाँ भी लिखा लगता मेरे को, वहाँ भी ऐसा. म्यूनिसिपल ग्रांट अगर बताया गया हो तो स्पेसिफिक है, या उसने कहा हो डेवलपमेंट ग्रांट है तब स्पेसिफिक है, तब वो बैलेंस शीट में आएगी. म्यूनिसिपल ग्रांट अदरवाइज इट इज अ रेवेन्यू आइटम, इनकम एक्सपेंस में आएगी. ठीक है, मीन हम मान सकते हैं कि मेंटेनेंस ग्रांट है. मेंटेनेंस ग्रांट दोनों भी होती है ना, एक होती है मेंटेनेंस के लिए, एक होती है डेवलपमेंट के लिए. डेवलपमेंट के लिए बताया गया होगा म्यूनिसिपल ग्रांट फॉर बिल्डिंग, म्यूनिसिपल ग्रांट फॉर दिस पर्पस फॉर दैट पर्पस, ऐसे बताया गया होगा, या कैपिटलाइज बताया गया होगा उसको, या डेवलपमेंट वर्ड यूज किया होगा. अगर नहीं यूज किया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, एनी इंफॉर्मेशन, म्यूनिसिपल ग्रांट इज दैट रेवेन्यू आइटम, डोनेशन इज रेवेन्यू आइटम, सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स इज रेवेन्यू आइटम, एंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू. अगर कुछ और बताया गया हो फिर ऐसे करना. पेमेंट सैलरी ऑफ नर्सेज, बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्थ, रेंट पे, टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ कार, एक्सपेंसेस ऑफ कार, ड्रग्स एंड बिजनेस एक्सपेंसेस एंड करेंसी. सारी आइटम ना आपका एक क्वेश्चन है वहाँ पे सेम आइटम नहीं होगा. एक क्वेश्चन है आपकी बुक में वही से नोट्स दिए होंगे, मे बी अमाउंट डिफरेंट हो. A donation of ₹100 received for building fund was wrongly included in the subscription account. क्या करेंगे इसको? सब्सक्रिप्शन में 100 रुपया ऐसा है कि बिल्डिंग फंड के लिए था, सब्सक्रिप्शन से लेस करके बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है, बैलेंस शीट नहीं पूछी. A bill of medicine purchased during the year amounting to 128 was outstanding. इसे हम प्लस करेंगे किसमें? प्लस किसमें करेंगे? ड्रग्स एंड इंसिडेंट एक्सपेंसेस में. मेडिसिन का बिल वहाँ प्लस होगा, ये इससे आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ कार भी आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ कार आएगा. कॉस्ट ऑफ कार इज एसेट, एक्सपेंसेस ऑफ कार इज एक्सपेंस. बाकी पॉइंट्स हमने सारे कर ही लिए प्लस माइनस. सम नंबर 20 Neeraj Limited took over business of Ajay Enterprises on 1st April 2020. The detail of the agreement regarding assets and liabilities to be taken over. सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है. यहाँ हमारे बुक वैल्यू किसी काम की नहीं है, जो दिस इज द टॉपिक दैट अदर देन कैश वाला वही है ना, अदर देन कैश वाला ये. यहाँ पे जो एग्रीड प्राइस है उससे एंट्री की जाएगी बुक वैल्यू किसी काम के लिए. जो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, उसमें जो ये एग्रीड वैल्यू 35 लाख 8 लाख 4 लाख ये वाली वैल्यू शामिल है. इसमें लास्ट दो जो आपकी लायबिलिटीज है पहले 4 सारी एसेट्स. It was decided to pay for purchase consideration as ₹7 lakh through check and the balance for issue of 2 lakh 9% divided by 20 each at 25% each to journals. First entry क्या बनेगी इसमें? एवरेज होगी फर्स्ट एंट्री इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली कर दिया आपको. बिल्डिंग डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल डेबिट. 2 क्रेडिटर्स, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 वेंडर. अब वेंडर में आपको परचेज कंसीडरेशन दी हुई नहीं दी हुई?
ध्यान से देखो, दी हुई नंबर ऑफ डिवेंचर्स दी। इट मींस अगर परचेज कंसीडरेशन दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, गुडविल कैपिटल चार्ज देख लेना कि आ तो रहा। अब कितनी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन दी है, 7 लाख रुपए हमने पे कर दिया उसको चेक के साथ, 7 लाख की ये हो गई। देन आपका है 2 लाख के आपने दे दिए उसको डिवेंचर्स 20 चेक 25% प्रीमियम भी है। 2 लाख इंटू 20 कितने के डिवेंचर्स बनते हैं आपके, आपको यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। 2 लाख के डिवेंचर्स 20 के कितने के बने डिवेंचर्स, आपकी फेस वैल्यू 40 लाख, 40 लाख के आपके डिवेंचर्स हो गए। और एक उसने कहा है प्रीमियम 25% प्रीमियम, 10 लाख का आपका ये हो गया। इट मींस 57 लाख की जो है आपकी वो परचेज कंसीडरेशन। तो जो टू वेंडर आप करोगे 57 लाख से करोगे। जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको दे दिए ना, ये शेयर्स दे दिए, मींस दैट इज परचेज कंसीडरेशन प्लस अगर कैश चेक हो तो ऐड करके। अगर उसने कहा होता कि 7 लाख चेक से पे कर दिए, बाकी के डिवेंचर इशू किए, उसने बताया नहीं बाकी कितने के, देन इन दैट केस परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन। अब यहाँ बता दिया कि हमने उसको 57 लाख रुपए पे करने हैं, इसमें 7 लाख चेक से पे कर रहे हैं, 40 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं और 10 लाख का प्रीमियम है डिवेंचर्स के ऊपर है। हमने जो चेक किया एसेट्स प्लस कर कितना बनता है 50 बनता है, और लायबिलिटी माइनस की तो 4 लाख करके कितना बन गया, तो 35 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 कितना बना है 51, 51 माइनस, चलो 50 दूसरे तरीके से करें, 51 आपका डेबिट में आ रहा है एंड लायबिलिटी कितने की है 1 लाख, 4 लाख की, इट मींस 47 लाख आपका आ रहा था वेंडर में। हमने नो हमने इसके हिसाब से कितना बन रहा है इसका 47, हम कितना दे रहे हैं 57, 10 लाख की गुडविल, गुडविल यहाँ आ जाएगी 10 लाख रुपए की, ऐसे चलो आप ऐसे करके ठीक है 57 लाख आपने लिख दिए, डेबिट साइड छोटी कर ली है ना। यहाँ आप क्या कर रहे हो मिस्टेक, यहाँ आप एंट्री पास करके कर रहे हो ना। अगर आपसे पूछा जाए गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, आप एंट्री पास करोगे, ऐसे किया ना अभी आपने एंट्री पास करके यहाँ 57 लिखा, यहाँ 10 लाख बाकी आपका आ गया। अदरवाइज बिजनेस की वर्थ बनती कितनी है 51 माइनस 4 47, हम कितना दे रहे हैं 10 लाख की गुडविल। अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो गुडविल, अगर हम कम पे कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व। अगर डाउन हो जाए तो एंट्री करके देख लो या ऐसे करके देख लेना। अदरवाइज जितनी नेट वर्थ बनती है उसके रिगार्डिंग हम ज्यादा पे कर रहे हैं या हम कम पे कर रहे हैं। यहाँ पे नेट वर्थ थी 47, हाउ मच वी वर पेइंग 57, 10 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, किस चीज के हैं गुडविल, गुडविल डेकोरेशन है बिजनेस की। अगर हम 37 पे कर रहे होते 47 लाख का बिजनेस 37 लाख पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, गेन हो रहा है हमें, गेन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। नेट वर्थ निकाल लेनी है, उसके साथ परचेज कंसीडरेशन से आपने कंपेयर करना है। उसमें यहाँ एंट्रीज पूछी हुई है, सो एसेट्स डेबिट इंडिविजुअली, सारी एसेट्स डेबिट टू सारी लायबिलिटीज टू वेंडर, और ये आपकी आगे होगी। देन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, चार को कंबाइन भी कर सकते हो, इसको यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर वाज अजय एंटरप्राइज, अजय एंटरप्राइजेस डेबिट टू कैश है बैंक चेक, बैंक टू बैंक टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी, ठीक कंबाइन एंट्री कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने होते चेक भी पे करना होता फिर चाहे आप अलग ही करता भी चलता था, यहाँ अलग करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होता। और एक बात और है, बोर्ड में सिर्फ फॉर्मेट बन के आना है, ऊपर वो सिर्फ लिखा होगा जर्नल या ना लिखा होगा देख लेना, इन द बुक्स ऑफ लिख के आना है, ये नहीं कि सारे छोड़ देना जर्नल बन गया नरेशन लिख के आनी है, वो सिर्फ लाइन से ड्रॉ करके आपको उन्होंने दे दी है। हो सकता है हेडिंग भी दिया हो, डेट पर्टिकुलर वगैरह है ना, वो है हो सकता है, लेकिन बाकी का आपने करके है सिर्फ लाइंस ड्रॉ की गई है आपके लिए। देन इज इसी का बी पार्ट, Hal Cosmetic Limited issued 5 lakh 9% debentures of 1000 each on April 1, 2003, redeemable at a premium of 8% after 10 years. According to the terms of prospectus, rupees 400 is payable on application and the balance on allotment of debentures. The code necessary entries. Now this is the case of the issue of debentures and amount is payable in installments. ऐसे वाले केस में जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी, जो POR होगा, जो LOI होगा, that account will be opened at the step of allotment, not application.
जब पैसा इकट्ठा ले लेते हैं, हम लमसम ले लेते हैं, तो हम एक्चुअली हमारे पास एक होती है ना, एक ही स्टेप होता है, हम उसी में ही LOI, उसी में ही डिस्काउंट इशू, उसी में ही POR सारे अकाउंट खोल देते हैं। अगर एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, उस केस में हम अलॉटमेंट वाले स्टेप पे खोलेंगे। एप्लीकेशन का स्टेप सिंपल रहेगा। 1000 रुपये का डिवेंचर था, 5 लाख डिवेंचर्स थे, 400 रुपये आप ले रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो 5 लाख इंटू 400 कितना बनेगा? कितना बनेगा? 20 हो जाएगा। चलो इतनी जीरो लग जाती है, समझ नहीं आती। 5 लाख इंटू 400 चलेगा। 5 लाख इंटू 100 5 करोड़, तो 2 करोड़ भी हो सकता है ना। 5 लाख 100 5 करोड़ बन गया, तो 5 इंटू 4 20 करोड़ रुपीज। 20 करोड़ आपके आ रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, 30 करोड़ की पड़ी है आपकी अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन में अराउंड रुपीज 20 crores and debenture application debit to percentage debentures rupees 20 crores. फर्स्ट की रिलेशन क्या रहेगी? फर्स्ट की रिलेशन सीरियस लिख लीजिएगी, वो भी लिख लीजिए, ज़रा फॉर्मेट दिया है तो लिख लीजिए। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और सेकंड वाले डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया गया। ठीक, देन नेक्स्ट एंट्री है आपकी बेसिक एंट्री। क्या है नेक्स्ट बेसिक एंट्री? डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 2% डिवेंचर्स। तो कितने से आनी है ये? एट पार ही है। रिडेम्पशन एट प्रीमियम तो कैसे एट पार है? 30 करोड़, 30 करोड़ यहाँ और 30 करोड़ यहाँ, साथ में POR भी है। POR कितना है? 8%। कितना बन गया 8%? किसका निकालोगे? 1000 का निकाल दो, किससे बात करनी है जरूर, तो निकाल के हम कितना बनता है? 8% POR है। 50 करोड़ का निकाला जाएगा। अगर कंबाइंड भी होता तब कितनी का निकालते हैं हम? 4 करोड़ ये आ जाएगा आपका, और इधर लॉस ऑन इशू आपका 4 करोड़ आ जाएगा। एंट्री बन जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट रुपीज 30 करोड़, लॉस ऑन इशू डेबिट 4 करोड़, तो परसेंटेज डिवेंचर 30 करोड़ एंड टू POR 4 करोड़। प्रीमियम और रिडेम्पशन हो, इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है। अगर आपने पहले फेस वैल्यू 1000 रुपीज लेके उसका 8% निकाल के जो कि 80 रुपीज आया, उसको आपने बाद में 5 लाख से डिवेंचर से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। या पहले आपने फेस वैल्यू निकाल लिया, आप उसका निकाल लीजिए, एक ही बात है, पहले मल्टीप्लाई हो। ठीक है।